Hello everyone, I'm Kapil Bhardwaj, Geography and Environment faculty with Study IQ. Welcomes all of you to the part 3rd of chapter 8, that is of this book. And that is the Physical Geography, Fundamental of Physical Geography by Study IQ publication itself. So, आपको पता ही है कि मैंने पहले से आपके पास 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और अब हम तीसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तीसरा पार्ट जो रहने वाला है आपका, आप यू विल ओपन पेज नंबर 96 ऑफ दिस बुक पर्टिकुलरली, क्योंकि ये चैप्टर 8 के बारे में ही डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप 96 पेज पे देखेंगे, आपका टॉपिक है जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब जब हम जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्यों होता है। देखिए, सबसे बड़ा लॉजिक जो है आपके जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर के लिए, जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर का सबसे बड़ा जो रीजन है, वो रीजन आपके पास क्या निकल के आता है, वो होता है आपका हीट ट्रांसफर, और मैं बोलूं तो प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस की वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक आपकी चीजें फ्लो करती हैं, और आपकी विंड जो एयर पैकेट जो फ्लो करता है वो क्या करता है, आपका हीट ट्रांसफर करता है। तो मेनली हमारे पास जो एसोसिएशन है वो क्या रहेगा, वो आपके हीट ट्रांसफर करने के लिए जो भी आपका एयर पार्शल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव ऑन करेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका प्रेशर सिस्टम कहलाएगा, जनरल सर्कुलेशन कहलाएगा। राइट। सो जनरल सर्कुलेशन की जब हम बात करते हैं तो हम 3 टाइप से जनरल सर्कुलेशन को डिवाइड करते हैं। अब 3 टाइप का जनरल सर्कुलेशन क्या होगा। पहला होता है आपका प्राइमरी सर्कुलेशन। फर्स्ट इज प्राइमरी सर्कुलेशन। Now what is the essence of this word primary circulation? क्या मतलब है आपका प्राइमरी सर्कुलेशन से। देखिए, जब हम प्राइमरी सर्कुलेशन की बात करते हैं तो व्हेन इट कम टू प्राइमरी सर्कुलेशन, इसमें क्या होगा, जो आपकी प्रेशर बेल्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किया था, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, दोज प्रेशर बेल्ट आर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द इधर डायनामिक रीजन या फिर आपके थर्मल रीजन्स की वजह से वो बेल्ट आपकी एग्जिस्टेंस में है, और उन्हीं बेल्ट से आपका क्या होता है, सर्कुलेशन विंड का देखने को मिलता है। मतलब प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से या प्रेशर डिफरेंस की वजह से या प्रेशर बेल्ट्स की वजह से, प्रेशर बेल्ट की वजह से जो आपकी विंड्स डेवलप होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी विंड्स बोलते हैं। इन प्राइमरी विंड्स के अंदर हम 3 टाइप की विंड्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हम आपके साथ ट्रेड विंड्स को डिस्कस करेंगे, मैं इसके साथ में आपको वेस्टर्लीज के बारे में डिस्कस करूंगा, और फिर इसके बाद मैं आपके साथ ईस्टर्लीज को डिस्कस करूंगा। राइट। ये चीजें मैं प्राइमरी सर्कुलेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। दूसरा होता है सेकेंडरी सर्कुलेशन। अब सेकेंडरी सर्कुलेशन की जब बात आती है तो वो होता है आपका कोई भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन या एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो रहेगा आपका, वो क्या कहलाएगा, आपका सेकेंडरी सर्कुलेशन होगा। तो ये सेकेंडरी सर्कुलेशन, साइक्लोनिक, एंटी साइक्लोनिक, दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन अपकमिंग सेशंस। टर्सरी सर्कुलेशन भी होता है आपका, और टर्सरी सर्कुलेशन जो होता है वो होता है लोकल कंडीशंस की वजह से। लोकल कंडीशन, जैसे कि एग्जांपल और अगर मैं दूं, ब्लिजार्ड एक एग्जांपल है आपका लोकल कंडीशन से विंड का, लू आपका एग्जांपल है लोकल कंडीशन से विंड की डेवलपमेंट का। तो मतलब मेरे पास जो सर्कुलेशन होता है उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, प्राइमरी सर्कुलेशन, सेकेंडरी सर्कुलेशन और टर्सरी सर्कुलेशन। व्हेन इट कम्स टू प्राइमरी सर्कुलेशन का सिंपल एसेंस यही होता है कि मेरे पास जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वहां से जो सर्कुलेशन बनेगा वो प्राइमरी कहलाएगा। प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्या होती है प्राइमरी सर्कुलेशन की, थ्रू आउट द ईयर ये प्रेजेंट रहेगा, प्लस थ्रू आउट द प्लेनेट ये देखने को मिलेगा। मतलब जैसे आप लू देखते हो, लू हमारे यहां पे ही तो इंडिया के अंदर नॉर्दर्न लैंडमास में लू प्रिवेल करती है, बट क्या हमने सुना है कि अफगानिस्तान में भी लू चलती है? क्या पाकिस्तान में भी लू होती है? क्या ईरान में भी लू होती है? वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट। बट जब आपके प्राइमरी सर्कुलेशन की बात आती है तो प्राइमरी सर्कुलेशन आपका अवेलेबल रहता है ऑल थ्रू दी प्लेनेट। चाहे आप एशिया की बात करें, फिर आप यूरोप की बात करें, आप अफ्रीका की बात करें। अगर मैं ट्रेड विंड्स की बात कर रहा हूं तो सेम लैटिट्यूड में ट्रेड विंड्स होंगे, वेस्टर्लीज होंगे, ईस्टर्लीज भी होंगे। तो इसलिए हमारे पास ये प्राइमरी सर्कुलेशन कहलाता है। तो जब मैं आपके प्राइमरी सर्कुलेशन की तरफ आगे बढ़ता हूं तो प्राइमरी सर्कुलेशन में मुझे सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, प्राइमरी सर्कुलेशन को हम प्लैनेटरी विंड्स के नाम से भी जानते हैं।
प्राइमरी सर्कुलेशन को हम किसके नाम से जानते हैं? प्लैनेटरी विंड्स के नाम से। क्यों बोला मैंने इनको प्लैनेटरी विंड? क्योंकि एसेंस सेम है थ्रू आउट द प्लैनेट, ये एग्जिस्टेंस में होती हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट प्लैनेटरी विंड्स। क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब जो प्लैनेटरी विंड्स हैं, आपको मैंने जैसे बताया कि हम ट्रेड विंड्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, वेस्टर्लीज के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे और ईस्टर्लीज के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखो वेस्टर्लीज है, ईस्टर्लीज है, तो मतलब ऑब्वियसली मैं किसी डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। जो वर्ड है उनसे एसेंस क्या निकल रहा है? आई एम टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द डायरेक्शन। यस या नो? यस, सिंपली यस, मैं डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि कोई भी विंड, उसकी डायरेक्शन को हम कैसे डिसाइड करते हैं? जब भी आपकी विंड की डायरेक्शन की नेमिंग करनी हो, तो विंड की डायरेक्शन आपके किसके ऊपर होती है? ओरिजिन बेस। विंड डायरेक्शन इज ओरिजिन बेस। ओरिजिन बेस अगर विंड डायरेक्शन होती है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है, अगर कोई विंड वेस्ट में ओरिजिनेट हुई है और मूव ईस्ट की तरफ कर रही है, वेस्ट से ओरिजिनेट होके मूवमेंट ईस्ट की तरफ है, आई विल कॉल दैट विंड वेस्टर्लीज। मैं उसको क्या बोलूंगा? वेस्टर्लीज। मतलब ओरिजिन पे डिपेंड करेगा विंड का सोर्स क्या है, विंड किस सोर्स से आ रही है, उसी के ऊपर आपका डिपेंडेंसी होगी, इसलिए मैं उसको क्या बोलूंगा? वेस्टर्लीज बोलूंगा। अगर कोई विंड आपके ईस्टर्न डायरेक्शन से आ रही है और वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, तो मैं उसको ईस्टर्लीज बोलूंगा। राइट? सो विंड की डायरेक्शन आपने समझा। विंड की डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? आपकी डिपेंड होता है कि आपकी ओरिजिन क्या है, ओरिजिन डायरेक्शन क्या है, ओरिजिन कहां से हुआ है। विंड का मूवमेंट डिपेंड नहीं करता, विंड का मूवमेंट वेस्ट की तरफ है, बट ओरिजिनेट कहां से हुई है? ईस्ट से। सो मैं इसको क्या नाम दूंगा? ईस्टर्लीज। इसका नाम क्या होगा आपका? ईस्टर्लीज। मैं इसको नाम दे दूंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके ट्रेड विंड्स की, आपके ईस्टर्लीज की और आपके वेस्टर्लीज की। आई होप आपको डायग्राम जो मैंने आपको पार्ट 2 में समझाया था वो आपको याद होगा। सी, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहां पे कहना चाहता हूं कि आपका जो भी डायग्राम्स है, ज्योग्राफी के रेस्पेक्ट से डायग्राम्स आपके मेंस एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी आप कोई भी चीज को समझाना चाहते हो, तो आपको डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करना बहुत नेसेसरी होता है ज्योग्राफी में। ये आपके मेंस एग्जाम में काफी ज्यादा मार्क्स एनहांस करेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डायग्राम्स बना के दिखाता हूं। बट आप इस बुक में देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम बनाए हुए हैं। हर एक टॉपिक के साथ में वी हैव द एनिमेशंस, वी हैव द डायग्राम्स जो काफी प्रॉपर हैं और आप इनको इजीली रेप्लिकेट कर सकते हो अपने एग्जाम में। जैसे आप इस पे देखोगे तो यहां पे ट्रेड विंड्स के लिए बहुत अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है। दैट्स व्हाई आई विल रिक्वेस्ट कि आप जो ये बुक लोगे उस टाइम पे आप ये डायग्राम्स को जरूर देखना कि किस टॉपिक पे कैसा डायग्राम बना हुआ है, सो दैट आप अपने मेंस एग्जाम में इसको रेप्लिकेट कर पाए। राइट? दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि ये जो आपका सर्कुलेशन रहेगा, जिसमें आपके पास यहां पे क्या होता है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होती है। ठीक है? और सराउंडिंग में 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे मेरे पास होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। नॉर्थ में भी वही सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। बड़ा ध्यान से सुनना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वंस यू अंडरस्टूड दिस, काफी सारे कॉन्सेप्ट इसके साथ ही अटैच होते हैं, आप इजीली समझ जाओगे। देखिए, हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं? हम डिस्कस करना चाह रहे हैं ट्रेड विंड्स को। सबसे पहला जो मेरे पास पार्ट आता है वो आता ट्रेड विंड्स का। और ट्रेड विंड्स क्यों नाम दिया गया इसको, वो भी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि मैं इसको ट्रेड विंड क्यों बोल रहा हूं। बट हाँ, यहां समझे हमने क्या देखा था? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो आपकी है, यहां से एयर पैकेट राइज करता है, कन्वेक्शन होता है। एयर पैकेट दोनों जगह पे ही राइज करेगा। और आपको जैसा पता है कि आपके कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट जब आएगा, जब अपलिफ्टमेंट होगा और डाइवर्जन भी होगा बिकॉज रोटेशन से निकल रहा है, और थोड़ा सा एल्टीट्यूड इंक्रीज होने के बाद एयर क्या करती है? कूल डाउन होती है। एयर कूल डाउन होगी, एयर सिंक करेगी, इसलिए ये एयर क्या करती है? थोड़ा सा मूवमेंट होने के बाद एयर 30 डिग्री लैटिट्यूड पे सिंक करती है। सिमिलरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी एयर क्या करती है? 30 डिग्री लैटिट्यूड पे जाके सिंक करती है। अब जब एयर सिंक हो रही है, इस प्लेस पे एयर का सिंकेज मुझे देखने को मिला। अब जब एयर सिंकेज मुझे यहां देखने को मिला, तो आई केम टू नो सिंकिंग एयर की वजह से हाई प्रेशर डेवलप हुआ है। यहां पे भी सिंकिंग एयर की वजह से हाई प्रेशर डेवलप हुआ है। राइट? अब क्या होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यू नो वेरी वेल, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक एयर का फ्लो तो होता ही है। तो ग्राउंड पे मुझे पता लगा, ग्राउंड पे जो मूवमेंट है वो ये है कि अपर पार्ट से 30 डिग्री नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ, 30 डिग्री साउथ से इक्वेटर की तरफ विंड जो है वो ब्लो करती है।
राइट और इस तरीके से एक सर्कुलेशन कंप्लीट होता है, क्योंकि यहां से विंड राइज हुई, सिंक हुआ और फिर ये मूवमेंट देखने को मिला। सिमिलरली यहां से विंड राइज अप हुई, सिंकिंग हुई और ये मूवमेंट देखने को मिला। बोथ दीज सेल्स आर नेम्ड एज हेडली सेल। क्योंकि एक ये सेल कंप्लीट हो गया है, इस सेल को मैं क्या नाम दूंगा? हेडली सेल इसको नाम दे दिया गया है। हेडली सेल इसको हमने नाम दिया है। अब क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है। आप यहां देखें, अगर मैं सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो आता हूं तो मेरा मूवमेंट ये रहना चाहिए, दिस मस्ट बी द डायरेक्शन, यही डायरेक्शन होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ऊपर इक्वेटर की तरफ जाता हूं तो मेरा क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट विंड का होना चाहिए। बट आपको भी पता है कि अर्थ रोटेट करती है, रोटेशन से कोरियोलिस फोर्स आता है और कोरियोलिस फोर्स आपकी विंड की डायरेक्शन को चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा? आई होप आपको याद होगा, मैंने बताया था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स राइटवर्ड होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स लेफ्टवर्ड होगा। तो अब अगर ये नीचे की तरफ मोशन है, इसका राइट क्या होगा? इधर की तरफ। इसलिए यू डोंट थिंक सो कि ये विंड डायरेक्शन इस तरीके से होना चाहिए इंस्टेड ऑफ द स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट लाइन की बजाय आपका विंड डायरेक्शन राइट में टिल्ट होगा, यस या नो? बिल्कुल होगा। इन द सिमिलर वे आपका सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट टिल्टेशन होगा। अब अपवर्ड डायरेक्शन लेफ्ट इधर होगा तो आपकी विंड डायरेक्शन ये देखने को मिलेगी, विंड की डायरेक्शन जो है ये देखने को मिलेगी। तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? आप यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि आपका विंड डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, नॉर्थ ईस्ट, और यहां पे क्या है, साउथ ईस्ट। सर कैसे पता लगा ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है? सी ओवर हियर, ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखो आप, ये जो आपका डायग्राम है इसमें आपको पता लगेगा ये नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब आप प्लेस कर लो इसको। आपकी विंड की डायरेक्शन ये थी, तो आप इधर की विंड की डायरेक्शन देखोगे तो आपकी विंड कहां से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, इसलिए मैंने इसको क्या नाम दिया, नॉर्थ ईस्ट। आपकी विंड की डायरेक्शन यहां से है तो आपकी विंड कहां से आ रही है, साउथ ईस्ट से, मैंने इसको क्या नाम दे दिया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सो आपकी जो ट्रेड विंड्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट से या साउथ ईस्ट से आती हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा ये दोनों ही पार्शियल, आपका इधर वाला ट्रेड विंड और ये वाले ट्रेड विंड दोनों इस लाइन पे जाके क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। इसलिए इस लाइन का हम सेपरेटली कुछ नाम देते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन क्यों बोला मैंने इसको कन्वर्जेंट जोन, क्यों बोला? क्योंकि ट्रेड विंड्स आर कन्वर्जिंग, ITCZ, इसको क्या बोलते हैं हम, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, ITCZ। एंड व्हाई आई एम कॉलिंग दिस ITCZ? ये सिंपल रीजन यही है कि आपकी ट्रेड विंड यहां पे कन्वर्ज कर रही है। ये हुआ आपका ट्रेड विंड का पार्ट। अब सेकंड पार्ट मेरे पास जो आता है वो क्या आता है आपका, वो आता है वेस्टर्लीज का। सेकंड पार्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो क्या रहेगा, वेस्टर्लीज का। तो चलिए देखते हैं कि वेस्टर्लीज अब कैसे डेवलप होते हैं। तो अगेन द सेम डायग्राम जो हमने प्रेशर बेल्ट्स के अंदर डिस्कस किया था, इसमें आई केम टू नो ये आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, एंड दिस इज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यहां पे क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहां पे भी सेम पैटर्न होगा, हम आपका नॉर्थ में डिस्कस करेंगे, साउथ का अपने आप हमारे पास आ जाएगा, राइट, यस। तो आपका क्या देखने को मिला, आपको पता है कि ये हाई प्रेशर बेल्ट है और ये लो प्रेशर बेल्ट है, इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपका विंड का फ्लो देखने को मिलेगा। तो विंड इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, यस या नो? बिल्कुल जाना चाहिए। बट अगेन कोरियोलिस फोर्स आएगा या नहीं आएगा? यस, कोरियोलिस फोर्स तो एक इंपॉर्टेंट फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स तो आना ही चाहिए। कोरियोलिस फोर्स तो एक इंपॉर्टेंट फोर्स है और कोरियोलिस फोर्स आना ही चाहिए। तो कोरियोलिस फोर्स आएगा तो आप क्या बता सकते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स किधर होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका कोरियोलिस फोर्स राइटवर्ड देखने को मिलेगा, बिल्कुल। सो आपको पता लगा ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, लो प्रेशर हाई से लो आपका विंड फ्लो करेगा। आपको ये भी पता होगा लो प्रेशर पे एयर राइज अप करती है, लो प्रेशर पे एयर क्या करती है, राइज। तो ऑब्वियसली यहां से एयर राइज करेगी, और इफ एयर विल बी राइजिंग तो ये भी तो डाइवर्ज करेगी, जैसे कि एयर डाइवर्ज हुई थी, दोनों ही डायरेक्शन में डाइवर्ज करेगी। इधर भी डाइवर्जन होगा और इधर की तरफ भी डाइवर्जन होगा। बट अगेन एक लैटिट्यूड पे जाके एयर क्या करेगी, कूल डाउन होगी। कूल एयर क्या करेगी, डिसेंड करेगी। कूल एयर डिसेंड करेगी। अब डिसेंडिंग विंड आपका फिर से एक सर्कुलेशन पूरा करती है, फिर से आपका एक सेल पूरा होता है। जैसे कि यहां पे एक सेल पूरा हुआ था कि यहां से विंड राइज हुई, इधर जाके डिसेंड हुई और आपका ये सर्कुलेशन देखने को मिला, और मैंने इसको नाम दिया था हेडली सेल।
इसी तरीके से ये जो सर्कुलेशन पूरा हुआ, इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, इसको मैं नाम देता हूं फेरल सेल, दैट इज नोन एज फेरल सेल। ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसको नाम दिया मैंने फेरल सेल। अब क्योंकि सेल तो ये भी है, सेल तो ये भी है, आपको पता ही है कि अगर एयर उधर तक मूव करी तो सिंक तो यहां पे होगा, और आपको पता है ये पोलर हाई होता है, तो पोलर हाई से नीचे की तरफ विंड तो आएगी, तो एक सेल तो यहां भी पूरा होगा। और क्योंकि सबसे पहले जो ज्योग्राफर थे जिन्होंने सेल के बारे में बताया था वो हेडली थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी थ्योरी फेल हो गई थी, बट फिर भी पहली सेल को हेडली सेल नाम दिया गया। बट उन थ्योरी को करेक्ट करने वाला बंदा कौन था, ही वाज अगेन ए ज्योग्राफर, फेरल नाम के ज्योग्राफर थे, इसलिए दूसरी सेल का नाम क्या हुआ, फेरल सेल, जो कि दूसरे ज्योग्राफर थे। अब मेरे पास ऐसा कोई तो अगर अदर ज्योग्राफर तो है नहीं जिसका कोई कंट्रीब्यूशन हो, इसलिए इस सेल को मैं क्या नाम दूंगा, क्योंकि ये पोलर रीजन में है इसलिए इसका नाम होगा पोलर सेल। क्योंकि ये पोलर रीजन में है इसलिए इसका क्या नाम रहेगा, पोलर सेल इसका नाम रहेगा। तो दिस सेल विल बी नेम्ड एज पोलर सेल। इस सेल का क्या नाम होगा आपका, पोलर सेल इसका नाम होगा। तो सिंपल है हमारे पास, मैंने ये समझा कि 3 सेल होंगे, हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। अब मैं बात कर रहा था आपके साथ वेस्टर्लीज की। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहता हूं आपको वेस्टर्लीज से पहले, इस बात के बारे में, कौन सी बात के बारे में, ट्रेड विंड्स के बारे में। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब देंगे आप, कमेंट सेक्शन में आप सब लोग जवाब देंगे कि आपकी जो ट्रेड विंड्स हैं दे आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग वेयर, कहां स्ट्रॉन्ग होंगी, आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रॉन्ग होंगी या सदर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रॉन्ग होंगी। आंसर ए और आंसर बी मींस नॉर्थ और साउथ। रिप्लाई दिस। आपको पता है कि देयर मस्ट बी सम लॉजिक। आप थोड़ा दिमाग लगाएं और सोचें कि नॉर्थ में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं ट्रेड विंड्स या सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। देखिए कैसे कंक्लूजन निकालेंगे इसका कंक्लूजन ऐसे निकलेगा, स्ट्रॉन्ग विंड से मतलब क्या होगा, स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट। जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट स्टीप होगा, स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट, जितना प्रेशर ग्रेडियंट स्टीप होगा उतनी ही तो विंड स्ट्रॉन्ग होंगी। अगर ये हाई प्रेशर बहुत हाई हो और लो प्रेशर काफी लो हो जाए तो डिफरेंस काफी ज्यादा होगा, विंड स्ट्रॉन्ग होंगी। सिमिलरली अगर ये प्रेशर हाई प्रेशर हो जाए काफी ज्यादा और ये लो प्रेशर काफी लो हो जाए तो ये स्ट्रॉन्ग होगी। तो डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो बेल्ट सेम ही है, ये तो इक्वेटर बेल्ट है, जितना लो इसके लिए होगा उतना ही लो उसके लिए भी होगा। तो डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा इस पे कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है वो आपके साउथ में स्ट्रॉन्ग है या नॉर्थ में स्ट्रॉन्ग है। अब आप इमेजिन करें, आप सोचें कि आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है, लैंड मास ज्यादा होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज्यादा होता है, और क्योंकि ये एरिया 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का है इसलिए वहां पे क्या होगा, आपकी सनलाइट भी ज्यादा होती है। सनलाइट भी ज्यादा होगी तो क्या हाई प्रेशर डेवलप हो पाएगा, नहीं, लैंड तो जल्दी गर्म हो जाता है। लैंड जल्दी गर्म होगा तो हाई प्रेशर की बजाय प्रेशर इतना हाई नहीं हो पाएगा जितना कि सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। क्यों, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री लैटिट्यूड पे आप देखेंगे तो मोस्टली वाटर बॉडीज हैं और वाटर बॉडी जल्दी से गर्म नहीं होती, इसलिए हाई प्रेशर कंपैरेटिवली यहां ज्यादा होगा, लार्ज हाई प्रेशर होगा, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती है। सदर्न हेमिस्फीयर में आपकी ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं आपकी वेस्टर्लीज के बारे में बात कर रहा था। तो यू विल लुक एट दिस पॉइंट, आपको पता है कि ये हाई प्रेशर है, वो लो प्रेशर है, तो यहां से यहां तक आपकी विंड फ्लो करनी चाहिए। बट अगेन द कोरियोलिस फोर्स विल कम। कोरियोलिस फोर्स आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल कोरियोलिस फोर्स आपका देखने को मिलेगा। और आप बताएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स किस डायरेक्शन में होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स राइटवर्ड होता है, तो आपका क्या होगा, ये राइटवर्ड टिल्टेशन होगा। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर जैसे ये टिल्ट हुए थे वैसे ही ये भी टिल्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं, इसका टिल्टेशन इतना नहीं हो कि काफी ज्यादा टिल्टेशन होगा, इसका टिल्टेशन कुछ ऐसा होगा, इतना ज्यादा टिल्टेशन होगा इसका। अब सवाल ये है, सर उस टाइम पे तो आपने बहुत कम एंगल से ही टिल्ट किया था, अब आपने इसको कंप्लीटली टिल्ट कर दिया, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, आपको याद होगा इक्वेटर से जब पोल की तरफ जाते हैं तो इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स इंक्रीज होता है, इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स इंक्रीज होता है। तो यहां पे कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं था कि वो कंप्लीटली विंड को बेंड कर पाए, बट यहां पे आपका इफेक्ट जो है वो काफी ज्यादा होता है। अब इफेक्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा आपका, ये आपकी विंड कंप्लीटली बेंड हो जाएंगी। अब आप वही डायग्राम दोबारा भी बना सकते हैं, कौन से वाला डायग्राम, जिसमें आप बात कर रहे थे डायरेक्शन को देखने की। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। विंड कैसे आ रही है, विंड आ रही है कुछ इस डायरेक्शन से, मतलब इस डायरेक्शन से आ रही है, तो कहां से आई, वेस्टर्न डायरेक्शन से आई, इसलिए मैंने इसको क्या नाम दिया, वेस्टर्लीज। इसलिए ये विंड क्या कहलाएंगे आपकी, वेस्टर्लीज।
सिमिलरली यहां पे भी होगा ऐसा ही, सिमिलरली यहां पे भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इक्वेटोरियल बेल्ट है, इसके बाद में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यहां पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट होगा। अब अगेन मूवमेंट ये देखने को मिलेगा, बट क्या होगा यहां पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, लेफ्टवर्ड में आपका क्या होगा कोरोलिसिस फोर्स लगेगा। यहां डायग्राम में दिखाया हुआ है, आप यहां देखेंगे तो यू विल फाउंड कि यहां पे वेस्टर्न डायरेक्शन और यहां पे भी आपकी वेस्टर्लीज डायरेक्शन दिखाई हुई है। तो क्या होगा, आपकी विंड उधर की तरफ टिल्ट होगी तो विंड कुछ ऐसे मूव करेगी, कुछ ऐसे मूवमेंट आपकी विंड का देखने को मिलेगा। तो अगेन यहां पे वेस्टर्लीज होंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज, अब फिर से वही सवाल आता है, आप अब तो आराम से बता सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे कि वेस्टर्लीज आपके नॉर्थ में स्ट्रांग होंगी या साउथ हेमिस्फीयर में स्ट्रांग होंगी, वेस्टर्लीज आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रांग होंगी या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रांग होंगी। पहले ही आंसर आ चुका है इसका, तो क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है वो काफी हाई है सदर्न हेमिस्फीयर में, सो ऑब्वियसली आपका सदर्न हेमिस्फीयर में ही क्या होगा, वेस्टर्ली स्ट्रांग होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आपको पता है जब हमने फोर्सेस को पढ़ा था विंड के अंदर, तो फ्रिक्शन एक फोर्स था, और फ्रिक्शन फोर्स लैंड मास पे ज्यादा होता है, वाटर बॉडी क्योंकि स्मूथ होती है कंपैरेटिवली फ्रिक्शन फोर्स कम रहेगा, इसलिए आपके सदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज भी स्ट्रांग रहेंगी। और सदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज इतनी स्ट्रांग होती हैं कि कुछ कुछ वेस्टर्लीज को हम जैसे फ्यूरियस 40s, स्क्रीमिंग 60s इस तरीके से नाम देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि वो काफी स्ट्रांग विंड्स हैं, इसलिए आपको इस तरीके के नाम दिए हुए हैं उनके। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं उसको कि फ्यूरियस 50 है, स्क्रीमिंग 60 है, आपका रॉरिंग 40s है। ये 40s पे जो विंड चलेंगी उसको रॉरिंग 40 बोलते हैं, आपकी 50 पे जो चलती हैं उसको आपका, और स्क्रीमिंग 60 जो 60 पे चलेंगे, तो इस तरीके से हम उसको अलग अलग तरीके से नाम देते हैं, डिपेंड करता है कि लैटिट्यूड पे, बट वो सदर्न हेमिस्फीयर में ही होता है क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में विंड स्ट्रांग होती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट मेरे पास क्या होगा, थर्ड पार्ट मेरे पास आता है, वो आता है ईस्टर्लीज का। थर्ड पार्ट मेरे पास जो रहेगा वो रहेगा आपके ईस्टर्लीज का। अब ईस्टर्लीज के लिए अगेन हम वही डायग्राम बनाएंगे, हमें पता लगेगा ये इक्वेटर लो है, ये सब ट्रॉपिकल हाई है, ये सब पोलर लो है और ये पोलर हाई है। सो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, बिल्कुल है, तो पोलर हाई से लो की तरफ विंड का फ्लो होना चाहिए। सिमिलरली यहां पे भी मेरे पास वही कंडीशन होगी कि पोलर हाई से ऊपर की तरफ फ्लो होना चाहिए, बट क्योंकि मेरे पास कोरोलिसिस फोर्स है और वो कोरोलिसिस फोर्स क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन मींस दिस डायरेक्शन, राइटवर्ड आपका इनेक्टमेंट होगा, तो आपका ये इनेक्टमेंट देखने को मिलेगा, ये इनेक्टमेंट यहां पे होगा। बट जब मैं यहां बात करता हूं तो यहां तो अपवर्ड है और इसका लेफ्ट का होगा, इधर की तरफ होगा, तो यहां पे ये इनेक्टमेंट देखने को मिलेगा, राइट और नॉट। इधर की तरफ टिल्टेशन होगा लेफ्ट में, उधर की तरफ राइट में, तो आप फिर से डायरेक्शन का डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता लगेगा ईस्ट और वेस्ट, विंड इधर से आ रही है तो ये ईस्टर्लीज कहलाएंगी। तो इसलिए इसको क्या बोलूंगा मैं, दीज आर नोन एज ईस्टर्लीज, इसी को क्या बोल दूंगा मैं, ईस्टर्लीज होंगी, ये भी क्या होंगी आपकी ईस्टर्लीज होंगी। तो आपकी ये तीन टाइप की ट्रेड विंड्स हो गई, वेस्टर्लीज हो गया और आपकी ईस्टर्लीज हो गई। ये तीनों ही आपकी क्या कहलाती हैं, प्लेनेटरी विंड्स कहलाती हैं। ये ही तीनों आपकी क्या कहलाएंगी, प्लेनेटरी विंड्स कहलाएंगी। तो ये आपका आज का सेशन है जिसमें हमने प्लेनेटरी विंड्स के बारे में समझा है, और आपका जो यहाँ पे मेंशन है इसको आप जरूर रीड आउट करना। ट्रेड विंड्स के बारे में दिया हुआ है, वेस्टर्लीज का दिया हुआ है और आपका पोलर ईस्टर्लीज का दिया हुआ है। उसके बाद में आपके पास क्या होगी, क्योंकि हमने डिवाइड किया था प्राइमरी विंड, फिर सेकेंडरी विंड और टर्सरी विंड, तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ सेकेंडरी और टर्सरी विंड्स को भी डिस्कस करूंगा और फिर देखेंगे कि सेकेंडरी और टर्सरी विंड्स का भी क्या इन्फ्लुएंस आपका रहने वाला है, किस तरीके से सेकेंडरी और टर्सरी विंड्स आपकी जनरेट होती है। Okay guys, thank you very much, all the very best. Again I will request कि आप, this is a very nice book with respect to geography, and I will be covering all of the chapter of this book. That's why if you have some problems with related to geography, you will not be having any problem you will not be having with respect to your examination related to geography. Just buy this book and watch the video. All doubts will be resolved right there. Okay guys, thanks a lot. Thank you very much.